नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। डीएड चतुर्थ सेमेस्टर के लिए जो फरवरी माह में एग्जाम आपका 2021 में प्रस्तावित है, उसके लिए सामाजिक अध्ययन का जो विषय है उसका आज हम देखेंगे वीडियो नंबर तीसरा। और हम आपको पूरा कोर्स जो है वो 4 वीडियो में जो है वो प्रोवाइड करा रहे हैं। तो पिछला वाला वीडियो यदि आपने नहीं देखा है, दूसरा नंबर वाला, तो साइड में आई बटन में आपको मिल जाएगा। आज का वीडियो हम चलिए शुरू करते हैं। ये आप सिलेबस देख सकते हैं जिसमें ये सारी चीजें हम करा चुके हैं। दूसरा ये जो भाग देख पा रहे हैं, इसमें हम मौसम और जलवायु में अंतर वगैरह जो है इन सभी चीजों को भी कवर करेंगे और ऊपर के जो भाग हैं उनको भी कवर करेंगे। और ये सारी चीजें यदि आप ध्यान दें तो बहुत से ऐसे पॉइंट है जैसे कि गरीबी, जनसंख्या, तो ये सारी चीजें आप समझ सकते हैं। पर जो जो चीज याद रखने वाली उन सभी को मैं यहाँ पर जो है वो कवर करूंगा लास्ट में। ऐसा ही सब सारी चीजें कोर्स में है, जैसे कि बेरोजगारी के मुद्दे वगैरह, तो उनको याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, वो आप अपने आप से भी लिख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक आज का है गोलमेज सम्मेलन। सेशन आज का बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण मैंने पिछले वाले वीडियो में सन पूछे थे वो वहां से आप देखेंगे तो हर साल प्रश्न पूछा जाता है, तो उन सभी को हम आज कवर करेंगे और भी बहुत सी चीजें देखेंगे। तो गोलमेज सम्मेलन में सबसे पहले कि कितने गोलमेज सम्मेलन हुए थे, तो आप कहेंगे टोटल 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे। पहला, दूसरा और साथ ही साथ तीसरा, इस टाइप से नंबर लिख देते हैं। पहले गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो अगर मैं ये कहूं कि तीनों गोलमेज सम्मेलन का सन आपको याद करना है, तो आप कहेंगे 1930 से 1932 के बीच तीनों ही आपके जो है गोलमेज सम्मेलन हुए थे। इससे पहले हम पढ़ के आए थे कि नमक यात्रा हुई थी, जो कि मैंने आपको सविनय अवज्ञा आंदोलन के अंतर्गत बताई थी सारी चीजें। तो उसके कारण जो अंग्रेज थे उनको अब ये लगने लगा कि जैसे जैसे जो भारतीय हैं उनका प्रभुत्व बढ़ रहा है तो ज्यादा वो टिक नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए भारतीयों को भी सत्ता में हिस्सा देना पड़ेगा। इस लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए ब्रिटिश सरकार ने क्या किया, लंदन में, कहां पर, लंदन में जो है आपका, मैं यहां पर स्थान लिख रहा हूं। तो अगर आपसे ये प्रश्न पूछा जाए कि गोलमेज सम्मेलन पहला, चाहे दूसरा, चाहे तीसरा, तो आप कहेंगे लंदन में ही जो है आयोजित हुआ था। तो लंदन ध्यान रखिएगा। 1930 से 32 के बीच में तीनों हुए थे। अब एक एक करके अगर बात करें, और ये चीज मैंने क्लियर कर दी कि ब्रिटिश सरकार ने लंदन में जो गोलमेज सम्मेलन उनका आयोजन शुरू किया। अब पहला जो था वो हुआ था 12 नवंबर 1930 से लेकर के 12 नवंबर 1930 से लेकर के 13 जनवरी 1931 तक। अब ये जो तारीख देख रहे हैं, ये जो नवंबर, जनवरी, ये आपको थोड़ी बहुत अलग जगह ऊपर नीचे देखने को मिल सकती है, पर सन आपका यही रहता है। पहले गोलमेज सम्मेलन में अगर बात करें तो आप ये कहेंगे कि प्रमुख जो नेता थे वो इसमें शामिल नहीं हुए थे। इसलिए मैंने इस टाइप से शॉर्ट में क्रॉस लगा दिया है कि इसमें प्रमुख नेता शामिल नहीं हुए थे। और ज्यादा कंफ्यूज अगर आपको नहीं होना है तो नवंबर भी डायरेक्ट याद रख सकते हैं कि पेपर में आए तो नवंबर 1930 से जनवरी 1931 तक आपका इस टाइप से। अब अगर बात करें आधिकारिक तौर पर, तो जॉर्ज पंचम जो थे, नाम क्या है, जॉर्ज पंचम, इन्होंने जो है 12 नवंबर 1930 जो ऊपर तारीख लिखी है इसको प्रारंभ किया था। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो अध्यक्षता की थी, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, अध्यक्षता जो है वो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री उस समय थे, जिनका नाम था रॉमसे मैकडोनाल्ड। ये थे उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, जिन्होंने अध्यक्षता जो है वो की थी इस गोलमेज सम्मेलन की। परंतु अगर बात करें इस सम्मेलन में, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और जो व्यापारिक नेता थे उन्होंने सम्मेलन में भाग नहीं लिया था। स्टार्टिंग में मैंने बताया कि प्रमुख नेता इसमें शामिल नहीं हुए थे, तो कहीं ना कहीं ये जो बैठक थी वो निरर्थक ही शामिल हुई, ऐसा इसमें बताया जाता है। फिर बात करते हैं हमारे दूसरे गोलमेज सम्मेलन की। ये कब से कब तक हुआ? तो ये हुआ था आपका 7 सितंबर 1931 से लेकर के 13 जनवरी 1900, नहीं 13 तो जनवरी पहला था ना, तो ये आपका 1 तारीख तक था, 1 दिसंबर 1931 तक। ये आपका था डायरेक्ट, इसको आप कह सकते हैं सितंबर से लेकर दिसंबर 1931 तक, यानी 1931 तक ही आपका इसमें सन रहा था। अब इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज ये थी कि जो महात्मा गांधी जी थे उन्होंने कांग्रेस का नेतृत्व इसमें जो है वो किया था। तो महात्मा गांधी जी जो है वो आपके दूसरे वाले गोलमेज सम्मेलन में जो है वो थे। दूसरे गोलमेज सम्मेलन में एक पॉइंट आप याद रख सकते हैं
कि जो महात्मा गांधी जी वो कांग्रेस का नेतृत्व कर रहे थे, तो उनका ये कहना था कि उनकी पार्टी पूरे भारत का प्रतिनिधित्व करती है। और ये जो तो इन्होंने दावा किया उसको भी चुनौती अलग अलग लोगों ने दी, जिसमें सबसे पहले मुस्लिम लीग ने चुनौती दी। उन्होंने ये कहा कि वो जो मुस्लिम अल्पसंख्यक हैं उनके हितों में कार्य करते हैं, मुस्लिम जो अल्पसंख्यक हैं उन्होंने। फिर जो राजे रजवाड़े होते थे उनका यह दावा था कि कांग्रेस का उनके नियंत्रण वाले भूभाग पर कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि राजा महाराजा उनकी भूमि होती थी ना, तो उस उनके जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं उन्होंने ऐसा कहा। और पहले ये हो गए, दूसरे हो गए, और तीसरे थे जिनका नाम था भीमराव अंबेडकर। उन्होंने क्या कहा, शॉर्ट में मैं भी लिख रहा हूं, तो उन्होंने ये कहा कि जो निचली जातियां हैं उनका प्रतिनिधित्व जो है वो महात्मा गांधी जी और कांग्रेस पार्टी जो है वो नहीं करती है। तो इस प्रकार से उनकी बात को जो है वो तीन लोगों ने अपनी एक चुनौती के रूप में जो है वो दिया, और इस पर भी किसी ना किसी नतीजे पर कह सकते हैं कुल मिलाकर नहीं पहुंचे थे। तीसरे अगर गोलमेज सम्मेलन की बात करें तो ये आपका हुआ था 17 नवंबर 1932 से लेकर के आपका 24 दिसंबर 1932 के बीच में। अब इसमें अगर बात करें तो इसमें क्या हुआ था, जो कांग्रेस थी उसने इस सम्मेलन का बहिष्कार किया था, और जो प्रमुख राजनीतिक दल थे उन्होंने इसमें भाग भी नहीं लिया था। इस सम्मेलन में कांग्रेस ने भी भाग नहीं लिया था, ये भी आप याद रख सकते हैं। अगर टोटल संख्या की बात करें तो इस सम्मेलन में कुल 46 प्रतिनिधि थे जिन्होंने जो है वो भाग लिया था, यदि बात करें तीसरे गोलमेज सम्मेलन की। और सम्मेलन में भारत सरकार अधिनियम 1935 हेतु ठोस योजना के अंतिम स्वरूप को भी पेश किया गया था। और इस सम्मेलन के समय भारत के सचिव जो है जिनका नाम था सैमुअल होर, तो वो इन सचिव का नाम था। अच्छा, एक चीज ये मैं पहले ही बता चुका हूं पॉइंट में कि जो सम्मेलन था उसकी अध्यक्षता जो है रैमजे मैकडोनल्ड थे। तो अगर पहले दूसरे तीसरे की तीनों की बात करें तो तीनों सम्मेलन के दौरान ही इंग्लैंड के प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनल्ड ही जो है वो रहे थे। नाम मैं लिख देता हूं, रैमजे। मैं बहुत शॉर्ट में कोशिश कर रहा हूं बताने का, क्योंकि अगर पेपर में आएगा, अच्छा ये ऊपर लिख तो रखा है हमने राम से मैकडोनल्ड, ठीक है ठीक है, तो इसकी पेपर में आएगा तो कम से कम इन सब पॉइंट को आधार बनाकर आप आसानी से लिख सकते हैं। अच्छा, ये कंफ्यूज ना हो, ये कर रैमजे और राम से ये अलग अलग थोड़ा बहुत नाम देखने को मिलता है, मेन इनका नाम मैकडोनल्ड है। अब इस टॉपिक में इतना ही, बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। नेक्स्ट टॉपिक है आपका पूना पैक्ट, और इसी से संबंधित मैंने पिछले वाले वीडियो में पूछा था इसका सन, तो सभी ने सही बताया। 24 सितंबर 1930 नहीं, आपका 1932, याद रखिएगा। 24 सितंबर 1932 को आपका पूना पैक्ट हुआ था, या इसी को हम पूना समझौता के नाम से भी जानते हैं। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न ये आता है कि किसके किसके बीच हुआ था, तो ये जो है वो महात्मा गांधी जी और भीमराव अंबेडकर, इनके बीच जो है वो हुआ था। भीमराव अंबेडकर, इनके बीच पूना पैक्ट या पूना समझौता हुआ था। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले ये देखा था कि जो महात्मा गांधी जी थे उन्होंने जब नेतृत्व किया था या अपनी बात कही थी किसमें, जो दूसरा गोलमेज सम्मेलन था, तो यहाँ पर सब अपने अपने एक कटाक्ष के रूप में भीमराव अम्बेडकर भी कह रहे थे। तो इन दोनों के बीच क्या देखने को मिल रहा था, हमें देखने को मिल रहा था गैप। तो ये गैप एक्चुअल में गैप नहीं है, ये हमारी है शॉर्ट ट्रिक। देखिए कैसे, जी से आपका हो जाएगा महात्मा गांधी जी, ग से गांधी हो रहा है, ठीक है। ए से आपका हो जाएगा अंबेडकर, और पी से आपका हो जाएगा पूना पैक्ट। तो इस टाइप से आप इस ट्रिक को भी जोड़कर याद रख सकते हैं। तो गैप आपको जैसे याद आएगा, कई बार क्या होता है ना, आपको एक जैसा लगता है कि अरे इसमें दूसरा तो नहीं था, तो ट्रिक से आपकी वो चीज कंफर्म हो जाती है। तो इस टाइप से आप याद रखेंगे। अब इसमें ऐसे क्या कार्य किए गए थे पूना पैक्ट में, यानी कि जो समझौता किया गया था, तो क्या चीज रखी गई थी। तो सबसे पहला महत्वपूर्ण पॉइंट आपको यह ध्यान रखना है, दलित वर्ग के लिए एक अलग से निर्वाचक मंडल को जो है वो त्याग दिया गया। निर्वाचक मंडल जो है उसको त्याग दिया गया था। दूसरी चीज इसमें महत्वपूर्ण हुई थी कि यहाँ पर आरक्षित जो सीटें थी उनको भी जो है वो फेरबदल किया गया था। यदि आरक्षित सीटों की बात करें तो जो प्रांतीय
विधानमंडल हैं, शॉर्ट में चलिए लिख देते हैं प्रांतीय विधानमंडल, तो इसमें संख्या बढ़ा दी गई थी। पहले 71 थी और इसे बढ़ा करके 147 जो है वो कर दी गई। दूसरी चीज, प्रांत के अलावा केंद्रीय विधायिका में अगर बात करें तो केंद्रीय विधायिका में कुल जो सीटें थी उसको 18% जो है वो कर दिया गया। कुल सीटों को 18% जो है वो कर दिया गया। अब यही 2 पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। अच्छा, ये 18% में ये नहीं चीज नहीं समझिएगा कि टोटल जो है वो यहाँ पर कह रहा है कि केंद्रीय विधायिका में कुल सीटों की 18% है। जैसे 100 हमने माना तो 100 का 18%, इस टाइप्स की बात यहाँ पर कही जा रही है। अब थोड़ा सा इस जो चीजें लिखी हुई हैं इसको समझते भी हैं कि यहाँ पर जो बात की जा रही है इस निर्वाचक मंडल को त्यागने की। ये निर्वाचक मंडल क्या है एक्चुअल में? जो भीमराव अंबेडकर जी थे, इनको कम्युनल अवार्ड में था, उसमें मिला था अलग से निर्वाचन के अधिकार। इसको जो है इसमें जो है छोड़ने को लेकर बात की गई है। और जब इसको त्याग दिया गया तो क्या स्वीकार करने को लेकर बात की गई? तो जो संयुक्त निर्वाचन होता है, जो कि आप देखते हैं वर्तमान में भी चलता है, उसी को इन्होंने स्वीकार भी जो है साथ में कर लिया था। परंतु इनका नुकसान नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि इन्होंने एक तरफ अगर ये चीज खोई तो दूसरी चीज फायदा ये उठाया कि जो कम्युनल अवार्ड था उससे मिली इनकी सीटें थी 71। इन्होंने इन सीटों को बढ़ाकर क्या कर लिया? 147 कर लिया। 147 की जगह कहीं कहीं 148 भी देखने को मिलता है। तो एक ही ध्यान रखिए, कोई ऐसी टेंशन वाली बात नहीं है। तो 71 आरक्षित सीटों की बजाय पूना पैक्ट में आरक्षित सीटों की संख्या बढ़ाकर 147 या 48 जो है 148 जो है वो करवा दी। ये तो चीजें यहाँ पर लिखी हैं। और क्या चेंज हुआ था? जैसे कि इन्होंने ये भी रखा था कि जो अछूत लोग हैं उनके लिए प्रत्येक प्रांत में शिक्षा अनुदान में पर्याप्त राशि भी नियत करवाई, और सरकारी जो नौकरियां होती हैं उनसे बिना किसी भेदभाव के जो दलित वर्ग था उनके लोगों की भर्ती को भी सुनिश्चित किया जाए। तो ये सारी चीजें इन्होंने कहीं ना कहीं दलित वर्ग को जो है केंद्र में रखकर निर्णय लिया। तो यही थी कुछ बातें जो इसके बारे में आप याद रखिएगा। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट जो है वो टॉपिक की तरफ, जो कि है गांधी इरविन समझौता। ये शायद आपका प्रीवियस ईयर में पूछा भी जा चुका है। और वीडियो पसंद आ रहा हो, चीजें सभी समझ में आ रही हो, तो सभी लोग वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा, ताकि इसी प्रकार बेहतरीन से बेहतरीन वीडियो हम आपको प्रोवाइड कराते रहें। और ये जो वीडियो आप देख रहे हैं इस समय, ये लाइव टाइमिंग है आपकी सुबह के जो है वो 11 बजे, और साथ ही एक लाइव टाइमिंग शाम के 8 बजे की भी है। तो उस समय भी आप लाइव आकर मैथ के वीडियो जो है वो देख सकते हैं। तो देखिए, गांधी इरविन समझौते में समझ में आपको आ रहा है महात्मा गांधी जी और लॉर्ड इरविन, दो नाम यहीं से निकल के आ रहे हैं। तो इन्हीं के बीच जो है वो समझौता हुआ था। अब इस समझौता की सबसे पहले आप तो तारीख याद रखिए कि कब हुआ था। तो आप कहेंगे 5 मार्च 1931 को जो है वो हुआ था। 5 मार्च 1931 को। अब गांधी जी ने इरविन इरविन जो है उनकी कुछ शर्तें मानी होंगी, और इरविन जो है उन्होंने महात्मा गांधी जी की कुछ शर्तें मानी होंगी। इसी को तो हम समझौता कहते हैं। तो वो शर्तों को आप एक एक करके सुन लीजिए। सबसे पहली शर्त इसमें यह थी कि हिंसा के जो आरोपी थे उनको छोड़कर बाकी सभी राजनीतिक जो बंदी थे उनको जो है वो रिहा कर दिया जाए। ऐसा शर्त किसने रखा? महात्मा गांधी जी ने, कि जो हिंसा के आरोपी हैं उनको आप रखे रहिए जेल में, पर जो राजनीतिक बंदी हैं, जैसे कि होता ना था ना पहले कि महात्मा गांधी जी हैं वो भी जेल जा चुके थे, तो ऐसे बंद कर दिया था। तो उन्हीं को लेकर यहाँ पर कहा गया था। दूसरा कहा गया कि भारतीयों को समुद्र के किनारे नमक बनाने का अधिकार जो है वो दिया जाए, क्योंकि मैंने बताया था कि उच्च कर पर नमक को बेचा जाता था और इजाजत नहीं थी, तभी तो नमक कानून उन्होंने तोड़ा था। तो नमक बनाने की इजाजत जो है वो दी जाए। महात्मा गांधी जी ने ये दूसरी शर्त रखी। तीसरी की बात करते हैं तो भारतीय शराब और विदेशी कपड़ों की दुकानों के सामने धरना दे सकते हैं, ये भी जो है उनको इजाजत दी जाए। तो आप क्या कहेंगे इसको शॉर्ट में? धरना से संबंधित। चौथे पॉइंट की अगर बात करें तो आंदोलन यदि हो रहा है तो उसके दौरान त्याग पत्र देने वालों को उनके पदों पर पुनः जो है वो बहाल किया जाएगा। तो पद से संबंधित आपका ये चौथा हो जाएगा। और पांचवें अगर पॉइंट की बात करें तो आंदोलन के दौरान अगर कोई संपत्ति जब्त जो है वो
की गई है तो वो वापस की जाएगी, तो संपत्ति वापस से संबंधित आपका ये लास्ट शर्त हो जाएगी। तो ये 5 आपकी मुख्य शर्तें थी जो कि आपकी महात्मा गांधी जी ने रखी थी लॉर्ड इरविन के समक्ष। और ये रखी नहीं थी, ये सभी शर्तें स्वीकार की थी, आप इसको इस तरीके से कहिए, क्योंकि समझौता हुआ था तो इन सभी जो शर्तें थी उनको स्वीकार किया गया था। अब अगर बात करें लॉर्ड इरविन के संदर्भ में, तो सबसे पहली शर्त के तौर पर सविनय अवज्ञा आंदोलन जो था उसको स्थगित कर दिया जाएगा। ये जो है पहली शर्त थी, इसको स्थगित यानी क्रॉस मैंने लगा दिया है, इसको स्थगित कर दिया जाएगा, ये इनकी पहली शर्त स्वीकार की गई। दूसरी की अगर बात करें तो कांग्रेस जो थी वो दूसरा जो गोलमेज सम्मेलन अभी हमने पढ़ा, दूसरा गोलमेज सम्मेलन, उसमें भाग लेगी, भाग लेगी। तो देखिए अभी हमने पढ़ा उसी का लाइव डेमोन्स्ट्रेशन देख लिया कि क्यों गोलमेज सम्मेलन दूसरे में कांग्रेस और महात्मा गांधी जी शामिल हुए थे। पहले में भी नहीं हुए, तीसरे में भी नहीं हुए, दूसरे में क्यों हुए? क्योंकि गांधी इरविन जी थे जो इनके बीच समझौता हुआ था। तो दूसरा गोलमेज सम्मेलन मैंने अभी बताया था कि 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 के बीच हुआ था। तो सितंबर से लेकर के दिसंबर 1931 में ये घटना आपकी बाद में हुई थी। और जो आप गांधी इरविन समझौता पढ़ रहे हैं तो मार्च का ही महीना है 31, तो इसी में जो है आपको जब समझौता हो गया तो उसी के तहत दूसरे वाले में जो है ये आए थे। फिर अगर बात करें तीसरे पॉइंट की, तो कांग्रेस ब्रिटिश सम्मान जो सामान है ब्रिटिश का, उसका बहिष्कार जो है उसमें किसी प्रकार से भाग नहीं लेंगे, या कह सकते हैं नहीं करेंगे, क्योंकि होने लगा था ना बहिष्कार विदेशी सामान का, विदेशी पद का, तो वही है बहिष्कार जो है वो ना करने के संदर्भ में। तो इसको इस टाइप से क्रॉस बना देते हैं। और चौथा और आखिरी कि महात्मा गांधी जी पुलिस की जो जाति की जा रही है उसकी जांच को लेकर मांग कर रहे थे, उस मांग को जो है वो छोड़ देंगे। तो जांच जो है उसकी मांग को छोड़ देंगे। तो ये आपकी टोटल शर्तें थी महात्मा गांधी जी और लॉर्ड इरविन जो है इनके मध्य। तो उम्मीद करते हैं ये टॉपिक भी आपका क्लियर हो गया होगा। इस टॉपिक में इतना ही। नेक्स्ट है आपका भारत छोड़ो आंदोलन। सबसे पहले हुआ कब था? तो आप कहेंगे 1942 में जो है वो हुआ था। कब हुआ था? 1942 में। तारीख 9 अगस्त की थी। 9 अगस्त 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ। पर ये प्रस्ताव पहले पारित हुआ और वो प्रस्ताव था जुलाई में, 14 जुलाई 1942 वर्धा जो है उसमें प्रस्ताव जो है वो पारित हुआ। और उसके बाद आपका 9 अगस्त 1942 में जो है ये भारत छोड़ो आंदोलन हुआ। हुआ क्यों? तो आप सभी जानते हैं ब्रिटिश जो है साम्राज्य उसका राज था, तो उसको समाप्त करने के लक्ष्य से भारत छोड़ो आंदोलन जो है द्वितीय विश्व युद्ध उस समय चल रहा था। तो उसी समय जो है ये जो घटना है या कह सकते हैं ये आंदोलन जो है वो हुआ। ये आंदोलन की अगर बात करें तो महात्मा गांधी जी जो थे, कौन? महात्मा गांधी जी, इनके द्वारा अखिल भारतीय कांग्रेस समिति थी उसके मुंबई अधिवेशन में शुरू किया गया था। फिर से रिपीट करता हूं मैं, अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के मुंबई अधिवेशन में शुरू किया गया था। अब जैसे ये तारीख मैंने यहाँ पर लिखी 9 अगस्त, कहीं कहीं आपको 8 अगस्त भी देखने को मिलती है। मेन 1942 है। अब अलग अलग जगह उन्होंने कहीं 8 अगस्त छाप दिया, किसी किताब में 9 अगस्त छाप दिया, तो उसको लेकर मार कंफ्यूज होने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है। ना समझ में आए अगस्त 1942 लिख दीजिए, वो और ज्यादा अच्छा होगा। और जो मैंने बंबई में आपका अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बात की, तो उसका जो बंबई सत्र था उसमें एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है वो याद रखिएगा कि बंबई सत्र था, इसी में जो है अंग्रेजों भारत छोड़ो का नाम दिया गया था। अंग्रेजों भारत छोड़ो आपने सुना अवश्य होगा, क्योंकि बहुत सी मूवी वगैरह में भी इसका जिक्र जो है वो किया जाता है। अंग्रेजों भारत छोड़ो, तो ये कब दिया गया था? जो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी थी उसके बंबई सत्र में जो है वो दिया गया था।
वैसे तो महात्मा गांधी जी थे जिनको फौरन गिरफ्तार कर लिया गया था, पर और जो युवा कार्यकर्ता थे वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे उग्र होने लगे और बड़ी संख्या में लोग आगे आए थे। इसीलिए इसको एक जन आंदोलन के रूप में भी देखा जाता है। देखते हैं, चलिए हमारा अगला टॉपिक उदारवादी और उग्रवादी, जिसे हम नरम दल गरम दल के नाम से भी जानते हैं। और ये हमारा हिस्ट्री का लास्ट टॉपिक होगा, इसके बाद से हमारी ज्योग्राफी स्टार्ट हो जाएगी। तो देखिए, उदारवादी यानी कि अपने जो कार्य हैं उनको नरम तरीके से करें। नाम में ही उदार है, उससे ही आपको समझ में आ रहा है। तो मेन आपको यहाँ पर याद क्या रखना है, मेन यहाँ पर आपको नाम याद रखने कि कौन कौन उदारवादी नेता जो है इसमें आते हैं। सबसे पहले हैं महात्मा गांधी जी। उग्रवादी तो आप आसानी से याद कर लेंगे, उसमें तीन ही नाम फेमस हैं। पहले है महात्मा गांधी जी, दूसरे जैसे हो गए पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसी प्रकार अगर बात करें दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी। इसी प्रकार आपके गोपाल कृष्ण गोखले। तो ये सब नाम जो आप देख रहे हैं ये सब आपके किस में आते हैं, तो ये उदारवादी जो नेता हैं उसके रूप में जाने जाते हैं, या इसमें आप कह सकते हैं आते हैं। दूसरे हैं उग्रवादी नेता, जिन्हें हम कहते हैं, उग्र मतलब ही नाम है, तो उग्र से उग्रवादी विचार आप याद रख सकते हैं। मेन आपको उग्रवादी से ही ये भी ध्यान रखना है। अच्छा, उदारवादी और उग्रवादी को ही आप नरम दल और गरम दल कहते हैं। तो गरम में दल में आपके लाल बाल पाल, ये तीन नाम ध्यान रखिएगा। बस इतना जो है वो आपके लिए काफी होगा। लाल बाल पाल का मतलब है, लाल से आपका हो जाएगा लाला लाजपत राय, और बाल से हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक, और पाल से हो जाएगा विपिन चंद्र पाल। तो लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल, ये आपके गरम दल जो है उसके नेता थे। इन्हीं को हम उग्रवादी नेता के नाम से भी जानते हैं। चलिए बात करते हैं हमारे अब ज्योग्राफी पोर्शन की, जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे मौसम और जलवायु में अंतर। तो सबसे पहला अंतर क्या है कि किसी स्थान का मौसम उस स्थान के तापमान, आर्द्रता, पवन, दिशा और प्रवाह, वायुदाब, वर्षा आदि के तात्कालिक प्रभाव को कहते हैं। मेन यहां पर वर्ड क्या है, तात्कालिक प्रभाव को जब बात की जा रही हो मौसम की। जबकि किसी विस्तृत क्षेत्र के लगभग 30 वर्ष या उससे भी लंबे समय की बात करें तो 30 वर्ष के औसत मौसम को उस स्थान की जलवायु कहते हैं। तो मेन आपने अंतर समझा यहां पर कि जब मौसम की बात होगी तब आप क्या कहेंगे, तात्कालिक प्रभाव, यानी कि बहुत छोटे प्रभाव की जब बात की जाए, और जब बात की जाए कि औसत मौसम जो है, जो कि 30 वर्षों के औसत मौसम या लंबे समय की बात की जाए, तो उसे हम जलवायु जो है वो कहते हैं। तो ये पहला पॉइंट हो गया, समझ गए होंगे आप। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की कि किसी स्थान का जो मौसम होता है वो समय के साथ जो है वो परिवर्तनीय होता है, जबकि किसी स्थान की जो जलवायु होती है वो लगभग लगभग स्थायी होती है। तो ये हो गया आपका दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट, जो कि मौसम आप कहते हैं कि आज मौसम बड़ा अच्छा है, फिर अगले दिन कहते हैं नहीं आज मौसम ठंडा है। तो डेली डेली क्या आप देख रहे हैं कि वो परिवर्तनीय है, परंतु जलवायु ऐसा नहीं होती। जलवायु लंबे समय के लिए, लगभग स्थायी ना कह करके कह सकते हैं लंबे समय में परिवर्तन होती है। इस तरीके से भी आप इसे कह सकते हैं। तो दूसरा पॉइंट आपका ये हो जाएगा। तीसरा देखते हैं, किसी स्थान के मौसम पर वहां के तापमान, आर्द्रता, वायुदाब, बादलों की स्थिति, पवन आदि का प्रभाव जो है वो पड़ता है। जबकि किसी स्थान की जलवायु पर इन सब चीजों के साथ साथ अक्षांश, सौर प्रकाश, महासागरीय धाराएं, वायुदाब पट्टियां या तूफान या फिर ऊंचाई आदि कई अन्य चीजों का भी प्रभाव जो है वो पड़ता है। तो ये आपका हो जाएगा पॉइंट नंबर तीसरा वाला। यानी शॉर्ट में अगर कहें तो जो मौसम है उस पर एक निश्चित प्रभाव ही पड़ते हैं, जबकि जो जलवायु है उस पर इन सब चीजों के साथ साथ अक्षांश, सौर प्रकाश, महासागरीय धाराएं, वायुदाब पट्टियां, तूफान, ऊंचाई आदि कई चीजें हैं जिनका प्रभाव जो है वो पड़ता है। तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, चीजों को लंबे समय तक रिवाइज करने के लिए, याद करने के लिए। पढ़ते हैं कुछ और पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि मौसम आपका गतिशील होता है,
जबकि जलवायु लगभग कैसी होती है, स्थिर होती है। तो नेक्स्ट अंतर का मेन आधार क्या हो जाएगा, एक होती है गतिशील और एक होती है स्थिर। जो अभी हमने पॉइंट देखा था उसी को दूसरे तरीके से लिखा है, ये भी लिखा है कि ये वर्षों तक स्थिर बना रहता है, इस टाइप से भी आप इसे परिभाषित कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि किसी स्थान का जो मौसम होता है वो बारिश का हो सकता है, गर्मी या ठंडी का, या तूफान का भी हो सकता है। पर किसी स्थान की अगर जलवायु की बात करें तो वो स्थायी रूप से नम, ठंडा या गर्म जो है वो हो सकता है। तो ये पॉइंट हो जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की कि मौसम छोटे क्षेत्रों और छोटे कालखंडों को व्यक्त करता है, जबकि जो जलवायु होती है वो बड़े भूखंड और बड़े कालखंडों को व्यक्त करता है। ये हो गया आपका नेक्स्ट अंतर। तो ये सभी तो आपके अंतर हो गए, पर इन सब अंतर के अलावा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और आप याद रखिएगा कि मौसम जो है उसके अध्ययन को हम मेट्रोलॉजी के नाम से जानते हैं, जबकि जलवायु के अध्ययन को हम क्लाइमेटोलॉजी के नाम से जो है वो जानते हैं। तो ये अंतर का आधार तो होगा ही होगा, कई बार ये सारी चीजें महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय के रूप में भी पूछ ली जाती हैं, इसलिए भी ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये जो नाम लिखे हुए हैं ये इंग्लिश के नेम हैं। जैसे जलवायु के अध्ययन को हिंदी में तो हम जलवायु विज्ञान कहते हैं, पर इंग्लिश में क्लाइमेटोलॉजी कहते हैं, CLIMATOLOGY। तो इंग्लिश के नाम है आपके। तो ये हो गया आपका, आप चाहें तो इसका भी स्क्रीनशॉट जो है वो ले सकते हैं। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक है आपका भारत जो है उसको भू आकृतिक प्रदेश की अगर बात करें तो मुख्यतः चार भागों में जो है वो बांटा गया है। कौन कौन से चार भाग हैं, तो ये चार भाग हैं जिसमें पहला है आपका उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, दूसरा है आपका उत्तर का विशाल मैदान, तीसरा है आपका प्रायद्वीपीय पठारी भाग या फिर दक्षिण का पठार, और चौथा है आपका तटीय मैदान या द्वीपीय समूह। तो ये जो टॉपिक है ये अपने आप में बहुत ज्यादा विशाल है। अगर आप केवल उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र को ही पढ़ेंगे तो इसके अंतर्गत भी आपके अलग अलग चार भागों में बांटा गया है। कौन कौन से हैं, तो जैसे पहला आपका होता है ट्रांस हिमालय क्षेत्र, इसी प्रकार दूसरा आपका होता है जिसे हम कहते हैं वृहद हिमालय क्षेत्र, इसी प्रकार तीसरा आपका होता है जिसे हम कहते हैं लघु हिमालय क्षेत्र, और चौथा आपका होता है जिसे हम कहते हैं उप हिमालय क्षेत्र, या शिवालिक श्रेणी भी इसी को कहते हैं, या बाह्य हिमालय भी हम इसी को कहते हैं, चौथे वाले को। अब इस ट्रांस हिमालय क्षेत्र की ही बात करें तो इसके अंतर्गत जो केटू है, या जिसे हम गॉडविन ऑस्टिन भी कहते हैं, वो भारत की सबसे सर्वोच्च चोटी भी है। जो काराकोरम जो श्रेणी है उसकी सबसे ऊंची चोटी है। तो ये सब आपका ट्रांस हिमालय में आता है। इसी प्रकार अगर वृहद हिमालय की बात करें, वैसे तो इनका बहुत कुछ है, जैसे इसका विस्तार कितना है, तो उतनी सारी चीजें हम पढ़ेंगे तो ये अकेले एक टॉपिक ही बहुत लंबा है। पर हम थोड़ी बहुत चीजें हर टॉपिक के बारे में जानते चलें कि अगर कहीं से भी कोई प्रश्न आए तो आपको जो भी चीजें पता है, जैसे यहाँ पर अगर उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र के बारे में पूछा गया तो आप इनके टाइप्स लिख सकते हैं, थोड़ा बहुत भारत के बारे में लिख सकते हैं, तो उसकी जो प्रश्न की लेंथ है उसके बराबर का आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट आपका जो है इसका नाम है वृहद हिमालय, इसको जो है सर्वोच्च हिमालय की भी संज्ञा दी जाती है। और इसकी अगर बात करें कहां से कहां तक फैला हुआ है, तो नंगा पर्वत से पूर्व में नामचा बरवा पर्वत तक जो है वो फैला हुआ है। चाहे तो केवल आप नाम याद रखिए, मैं केवल इसीलिए एक एक ही लाइन आपको जो है वो बता रहा हूँ। लघु हिमालय की बात करें तो ये जो है आपका जो पीर पंजाल श्रेणी है इसका विस्तार पश्चिमी विस्तार के रूप में जो है आप देखेंगे फैला हुआ है। पर अगर पूछा जाए लघु हिमालय की सबसे प्रमुख और लंबी श्रेणी कौन सी है, तो पीर पंजाल श्रेणी जो है इसकी है। इसी प्रकार बात करें उप हिमालय या शिवालिक श्रेणी की, तो इसमें आप कह सकते हैं कि जो हिमालय पर्वत है उसका सबसे ये नवीन जो है वो भाग है। बाकी और चीजें याद करना है तो आप अलग से भी सर्च कर सकते हैं। नेक्स्ट की अगर बात करें, दूसरा है आपका उत्तर का विशाल मैदान। अच्छा, एक चीज ये भी आप कर सकते हैं, जैसे उत्तर का पर्वतीय भाग पढ़ रहे हैं तो इसके अंतर्गत कौन कौन सी महत्वपूर्ण नाम है, जैसे हिंदू कुश हो गया, कुरनूल हो गया, काराकोरम हो गया, हिमालय पर्वत हो गया, इस टाइप से 4 या 5 करके नाम भी याद कर सकते हैं। तो वो भी आपका एक अच्छा तरीका होता है, या तो उसके अंतर्गत जो हेडिंग है उसको याद कर लीजिए। दूसरा है आपका उत्तर का विशाल मैदान, इसकी अगर बात करें तो ये जो क्षेत्र है यहाँ पर नदियों द्वारा जमाई गई जो जलोढ़ मिट्टी है, इस चीज को ध्यान रखिए, जो जलोढ़ मिट्टी है
जो कि नदियों द्वारा जमा कर लाई गई नदियां होती हैं वो लाती हैं, तो उनके जमाव से यहाँ की जो भूमि होती है वो बहुत उपजाऊ होती है। इसीलिए ये जो क्षेत्र है इसको भारत का अनाज का कटोरा के नाम से भी जाना जाता है। किसको? उत्तर का विशाल मैदान को। तो जलोढ़ मैदान ध्यान रखिएगा, जलोढ़ मिट्टी ध्यान रखिएगा। बाकी इसमें अंतर्गत और भी बहुत से पॉइंट हैं, पर हम बात करते हैं अब नेक्स्ट की अगर बात करें प्रायद्वीपीय पठारी भाग, या जिसे हम दक्षिण का पठार के नाम से भी जानते हैं, तो इसमें क्या होता है? तो आप कहेंगे ये विश्व का प्राचीनतम पठार के रूप में गिना जाता है, और जो इसकी आकृति है वो त्रिभुजाकार है। कैसी आकृति है इसकी? त्रिभुज के आकार की है। क्षेत्रफल की अगर दृष्टि से बात करें तो भारत का सबसे बड़ा जो भौतिक प्रदेश है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। और इसके अंतर्गत जो मेन मेन है, जैसे विंध्याचल विंध्याचल पर्वत आपका आता है, कैमूर आता है, मैकाल पर्वत आता है, महादेव है, तो ये कुछ नाम भी आप अलग से याद रख सकते हैं। फिर बात करते हैं आपका लास्ट जो लिखा हुआ है तटीय मैदान या द्वीपीय समूह। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो पश्चिमी तटीय मैदान अलग है आपका इसके अंतर्गत, और पूर्वी तटीय मैदान आपका अलग है। पश्चिमी करके और पूर्वी करके, जिसमें जो पश्चिमी है उसकी अगर बात करें तो ये जो है कच्छ की खाड़ी से लेकर के कुमारी अंतरीप तक जो है वो फैला हुआ है, और पूर्वी की अगर बात करें तो ये स्वर्ण रेखा नदी से कन्याकुमारी तक फैला है। एक ही एक लाइन केवल मैं आपको इसीलिए बता रहा हूं क्योंकि ये टॉपिक बहुत ज्यादा बड़ा है। मैं आपको कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक चीजें याद करने के लिए बोल रहा हूं कि पश्चिमी में आपको याद रखना तो केवल एक लाइन याद रखिए कि कच्छ की खाड़ी से लेकर के कुमारी अंतरीप तक ये मैदान फैला हुआ है। पूर्वी में केवल एक लाइन याद रखिए कि ये तटीय मैदान स्वर्ण रेखा नदी से कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। बाकी अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो आप अलग से पढ़ सकते हैं। तो इस टॉपिक में इतना ही। अगर आप इतना सब कुछ नहीं याद रख सकते हैं जितना मैंने इसके अंतर्गत एक एक पॉइंट बताया, तो आप हेडिंग भी ध्यान रख सकते हैं डायरेक्ट डायरेक्ट कि चार आपके भू आकृतिक प्रदेशों के बारे में अगर पूछा जाए तो इन हेडिंग को आप लिखिए। अब पर्वतीय क्षेत्र अगर हेडिंग आया तो उसके अंतर्गत कुछ पॉइंट आप लिख सकते हैं। पर मेरा आपको रिकमेंडेशन है कि सबके बारे में आपको एक से दो चार पॉइंट कुछ पता होना चाहिए, कि कई बार डायरेक्ट उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र को लेकर ही प्रश्न पूछ लिया जाए या विशाल मैदान को लेकर पूछ लिया जाए, तो आप उसमें चीजों को हाईलाइट करके लिख दें कि यहाँ पर जो है ये पर्वत है, यहाँ पर ये यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक इसका विस्तार है, इस टाइप से। देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो कि है भारत की स्थिति। देखिए भारत की स्थिति सबसे पहले हम जानते हैं कि जो भारत का पूरा या जो ग्लोब है उसमें कहां पर आती है, अक्षांशीय और देशांतर के आधार पर। तो आप क्या कहेंगे कि भारत जो है किस गोलार्ध में स्थित है? सबसे पहला पॉइंट तो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ये पॉइंट एकदम रट के रखिएगा, बहुत से कंपटीशन लेवल वाले एग्जाम में पूछा जाता है। उत्तरी गोलार्ध की जगह कहीं कहीं या उत्तर पूर्वी गोलार्ध करके भी लिखा रहता है। क्या लिखा रहता है? उत्तर पूर्वी गोलार्ध, क्योंकि ये एग्जैक्ट लोकेशन को दर्शाता है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध। तो यही ध्यान रखिएगा, वैसे आए तो इसी को लिख दीजिए, उत्तरी गोलार्ध से अच्छा है, क्योंकि गोलार्ध ना कहकर एग्जैक्ट लोकेशन बताइए वो ज्यादा अच्छा है। अब जो एकदम आपको बताना होता है अक्षांशीय और देशांतर के आधार पर, तो आप कहेंगे 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांश, इतना अलग ध्यान रखिए। और 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व देशांतर तक जो है ये फैला हुआ है। तो ये है भारत की एग्जैक्ट लोकेशन की अगर बात की जाए आपसे, तो यह भारत की स्थिति आपसे लिखा हो कि बताइए। अच्छा एक चीज मैं आपको और बता दूं कि जो अभी हमने पीछे वीडियो देखा, यानी जो पीछे हमने चीजों को पढ़ा, इसमें से जो उत्तर का विशाल मैदान आप ये देख पा रहे हैं, या उत्तर के मैदान कह लीजिए, यहीं से आपका पेपर 2 नंबर का प्रश्न आया था नवंबर 2020 के पेपर में। नवंबर 2020 में जो आपका डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर का पेपर हुआ था, सबसे आखिरी प्रश्न यहीं से पूछा गया था, उत्तर के विशाल मैदान का उल्लेख कीजिए। मैंने इसीलिए आपको कहा कि पर्टिकुलर करके भी पूछ लिया जाता है, तो थोड़ी बहुत बातें आपको पता होना चाहिए। देखिए वापस से लौटते हैं हम अपने जो पॉइंट की बात कर रहे थे कि भारत की स्थिति के संदर्भ में अगर आपसे प्रश्न आएगा तो इस टाइप से आप भारत की एग्जैक्ट लोकेशन को इस जो डिग्री अक्षांश को लेकर लिखा हुआ है इससे जो है वो दर्शाएंगे। फिर अगर बात करें थोड़ा सा ग्लोब में कुछ पॉइंट की, तो आप कैसे क्या कुछ कहेंगे कि जो सबसे नीचे वाला भाग होता है इस टाइप से,
तो ये जो होता है वो आपका क्या कहलाएगा, दक्षिणी ध्रुव। अच्छा सेंटर में ही लिख देते हैं ताकि और सही समझ में आपको आए। ये जो है वो हो जाएगा दक्षिण ध्रुव, और जो ऊपर साइड होता है वो आपका होता है उत्तर ध्रुव। फिर अगर बात करें यहाँ से एकदम सेंटर से जो रेखा जाती है, इसे हम किस नाम से जानते हैं, तो ये आपकी होती है विषुवत रेखा। फिर अगर हम ये कहें कि ये दक्षिण ध्रुव के और विषुवत जो रेखा है, इसके बीच जो रेखा जाती है ये कौन सी होती है, तो ये आपकी मकर रेखा होती है। और जो ऊपर साइड से जाती है ये कौन सी होती है, तो ये आपकी कर्क रेखा होती है। और जो विषुवत रेखा होती है बीच वाली जो लिखी है, इसी को हम भूमध्य रेखा के नाम से भी जो है वो जानते हैं। अब एक प्रश्न यहाँ से पूछा ये जाता है, अच्छा इसमें अक्षांश भी लिख लीजिए। जो नीचे वाली साइड में जो मकर रेखा है, इस पे आपका होगा 23.5 डिग्री, और ये दक्षिण में ना, तो दक्षिणी कह सकते हैं। और नीचे अगर जाएंगे इसमें, तो यहाँ पर आप 4.5 डिग्री करके दक्षिणी करके लिख सकते हैं। कर्क रेखा में अगर बात करें, तो जैसे मकर रेखा में 23.5 डिग्री दक्षिणी था, तो कर्क रेखा में आपका 23.5 डिग्री जो है वो उत्तरी हो जाता है। और ऊपर वाला जो है यहाँ पर आप 66.5 डिग्री उत्तरी लिख सकते हैं। एक प्रश्न ये आता है कि सबसे लंबा जो दिन होता है उत्तरी गोलार्ध में, ये जो विषुवत रेखा है इसके ऊपर जब आ रहे हैं तो उत्तरी ध्रुव पड़ रहा है, तो ये उत्तरी गोलार्ध में आप कहेंगे कि दिन सबसे जो लंबा है वो किस तारीख को होता है, तो वो होता है आपका 21 जून को। दिन सबसे लंबा कब होता है, 21 जून को। फिर आपका दक्षिणी गोलार्ध के संदर्भ में अगर पूछा जाए कि सबसे रात जो है सबसे बड़ी किस तारीख को होती है, तो आप कहेंगे रात सबसे लंबी जो है ये दक्षिणी गोलार्ध की तरफ 22 दिसंबर को जो है वो होती है। तो ये दो तारीख अधिकतर पूछी जाती है। अच्छा 22 दिसंबर को ऐसा होता क्यों है, तो 22 दिसंबर जो है इसको सूर्य पृथ्वी से बहुत दूर होता है, तो इस दिन क्या होता है, साल का सबसे छोटा दिन होता है और सबसे लंबी रात होती है। तो ये दोनों डेट हो गई। और अगर दिन रात बराबर के संदर्भ में पूछा जाए, तो 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन रात जो है आपके बराबर होते हैं। तो भारत की स्थिति के संदर्भ में केवल इतना ही बात करते हैं। चलिए अब हमारे नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट आपका पॉइंट है उत्तर प्रदेश की जनजातियां। तो इसमें केवल और केवल आप क्या कर रखिए, नाम याद रखिए, क्योंकि आएगा तो नाम ही आपसे पूछा जाएगा अति लघु में कि नाम लिखिए, दो बताइए, चार, तो लगभग चार आप याद कर लीजिए, उतना जो है आपके लिए काफी होगा। पहली हो जाएगी आपकी थारू जनजाति, दूसरी की अगर बात करें तो दूसरी हो जाएगी आपकी बुक्सा जनजाति, तीसरी की अगर बात करें तो तीसरी आपकी हो जाएगी महिग्री, और इसी प्रकार चौथी आपकी हो जाएगी जिसका नाम है खसवार। और भी होती हैं, जैसे एक राजी करके होती है, एक भोटिया करके होती है, एक जौनसारी करके होती है। तो चार याद रखिए, इतना जो है आपके लिए काफी होगा। उत्तर प्रदेश की ध्यान रखिएगा, यहाँ पर उत्तर प्रदेश को संबंध में पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश की जनजातियां। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, जो कि है आपका उत्तर प्रदेश खनिज नीति से संबंधित, और ये आज का हमारा सेकंड लास्ट टॉपिक होगा, क्योंकि इसके बाद अभी हम बहुउद्देशीय परियोजनाओं की भी बात करेंगे। तो देखिए उत्तर प्रदेश खनिज नीति के संदर्भ में सबसे पहले आपको सन याद होना चाहिए। तो कब, तो 29 दिसंबर 1998 को उत्तर प्रदेश की पहली खनिज नीति अगर आपसे पूछा जाए कब घोषित की गई, तो 29 दिसंबर 1998 को घोषित की गई। इसमें क्या हुआ, जो खनिज विकास था, किसको, खनिज विकास को, इसको उद्योग का दर्जा जो है वो दिया गया। खनिज विकास को उद्योग का दर्जा जो है इसमें दिया गया था। और ये जो नीति थी इसमें 12 जो जिले थे, कितने, 12 जिले,
इनको खनिज बहुल क्षेत्र घोषित किया गया था। यहाँ पर खनिज की मात्रा जो है बहुत अधिक के संदर्भ में खनिज बहुल क्षेत्र घोषित किया गया था। अब कौन कौन से थे? तो एक था इलाहाबाद, जिसका अब नाम हो गया है प्रयागराज, तो प्रयागराज के संदर्भ में पी लिख सकते हैं। इसी प्रकार आपका झांसी था। इसी प्रकार आपका सहारनपुर, मिर्जापुर, ललितपुर, जालौन, महोबा, सोनभद्र, चित्रकूट, चंदौली, बांदा, हमीरपुर, इस टाइप से आपके नाम थे, जो कि आपके बहुल क्षेत्र किसके संदर्भ में? खनिज के संदर्भ में बहुल क्षेत्र जो है वो घोषित किए गए थे। तो बस इतना ही सा ध्यान रखिए। बात करते हैं हमारे अगले और लास्ट टॉपिक की। इसके बाद एक प्रश्न पूछेंगे हम आपसे, पर ये टॉपिक आपका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ना केवल आपके डीएलएड के लिए, साथ ही साथ यूपी टेट या सुपर टेट में भी यहाँ से प्रश्न बिल्कुल पूछे जा सकते हैं। टॉपिक है उत्तर प्रदेश बहुउद्देशीय विद्युत परियोजना, जिसके अंतर्गत सबसे पहले की अगर बात करते हैं जो है रिहंद बांध परियोजना, और ये आपकी ही सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रिहंद बांध परियोजना। यहां पर चलिए लिख भी देते हैं इंपॉर्टेंट। इसकी बात करते हैं। ये उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना है। सबसे पहला पॉइंट यहीं से प्रश्न आता है कि उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी है? तो आप कहेंगे रिहंद बांध परियोजना है। इसके अंतर्गत जो सोन है उसकी सहायक रिहंद नदी पर पिपरी गांव, जो कि सोनभद्र में है, उसमें बांध बनाया गया है। बांध के पीछे निर्मित कृत्रिम झील, जिसका नाम है गोविंद वल्लभ पंत सागर, ये भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। दूसरा यहाँ से महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है, और इस परियोजना से 300 मेगावाट विद्युत का उत्पादन होता है, जिससे उत्तर प्रदेश के लगभग 20 जिलों तथा रेणुकूट स्थित हिंडाल्को संयंत्र को विद्युत आपूर्ति होती है। तो ये आपका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। आपसे पूछा डायरेक्ट भी जा सकता है, और आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश की बहुउद्देशीय विद्युत परियोजना के बारे में बताइए। तो मैं आपको टोटल 4 नाम बताऊंगा। पहला हो गया। दूसरे की बात करते हैं जो है ओबरा जल विद्युत केंद्र। इसकी अगर बात करें तो ये रिहंद नदी पर निर्मित दूसरी बहुउद्देशीय परियोजना जो है वो है। परियोजना के अंतर्गत 300 मेगावाट क्षमता की 6 विद्युत उत्पादक इकाइयां जो है वो स्थापित हैं। तो ये आपका दूसरा हो गया। पहला रिहंद बांध परियोजना, दूसरा ओबरा जल विद्युत केंद्र। बात करते हैं तीसरे की। तीसरे की बात करते हैं तो तीसरा है आपका माता टीला जल विद्युत परियोजना। इस परियोजना की बात करें तो ये परियोजना झांसी जिले के निकट बेतवा नदी पर जो है वो निर्मित है। ये परियोजना झांसी जिले के निकट बेतवा नदी पर निर्मित है, और ये मध्य प्रदेश और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना के रूप में भी जानी जाती है। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना के रूप में। और इस परियोजना से 30,000 किलोवाट, लगभग 1,000 गुणे 3 के हिसाब 10,000 गुणे 3 विद्युत का उत्पादन जो है वो होता है। और चौथी और आखिरी है हमारी शारदा जल विद्युत परियोजना। इसकी बात करते हैं तो ये परियोजना शारदा नहर पर स्थित है। तो शारदा नहर से आप याद रख सकते हैं शारदा जल विद्युत परियोजना। दूसरा पॉइंट है कि 41,400 किलोवाट क्षमता का जल विद्युत ग्रह पीलीभीत जिले के बनवासा के निकट स्थापित है। अच्छा, एक चीज को लेकर कंफ्यूज ना होइएगा, इसकी तो हम बात करेंगे कि यहाँ पर तो 30,000 41,000 इतना सब कुछ लिखा है, और यहाँ पर जो अभी हम पीछे पढ़ के आए हैं रिहंद बांध परियोजना, ये तो सर आप कह रहे थे कि सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना है, और यहाँ पर तो मात्र 300 ही मेगावाट विद्युत लिखी है, वहां तो हजारों में है। तो इस चीज को ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो आपका यूनिट लिखी है वो मेगावाट लिखी है। इस चीज को जरूर ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर मेगावाट लिखी है, और आगे जो लिखी हुई है ये सभी आपकी क्या है? ये सभी आपकी किलोवाट हैं। ध्यान रहे हैं आप इस चीज को, ये क्या है? किलोवाट है। आपका किलोवाट और मेगावाट में क्या डिफरेंस होता है? तो आपका 1 मेगावाट उसमें 1,000 किलोवाट होता है, या 1 किलोवाट की मेगावाट में बताएं तो 1 किलोवाट जो है 0.001 मेगावाट के बराबर होता है। तो इसीलिए आपका यह अंतर है। बात करते हैं आगे। तो जो शारदा जल विद्युत परियोजना है इसका इसे जो है गंगा विद्युत क्रम से जो है वो जोड़ दिया गया है, और इस परियोजना के द्वारा पीलीभीत, बरेली, शाहजहांपुर, हरदोई, खीरी इत्यादि जिलों को विद्युत उपलब्ध जो है वो कराई जाती है। शाहजहां नहीं, शाहजहां।
शाह जो है उसमें मात्रा भी एक लगती है। तो ये आपका जो है इन दोनों के बारे में हो जाएगा। तो आज का ये हमारा वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, पर एक प्रश्न मुझसे पहले आपसे भी पूछेंगे, जैसा कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं। पर वो प्रश्न देखने से पहले वीडियो अभी तक आपने लाइक ना किया हो, इतनी सारी आपके लिए मेहनत की जा रही है बैक टू बैक, केवल और केवल आपके लिए की जा रही है, तो सभी का एक लाइक तो वीडियो पर बनता ही है। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक सभी लोग अवश्य कर दीजिएगा। दूसरा वर्क आपके लिए छोटा सा, कि सभी लोगों के साथ वीडियो को शेयर अवश्य कर दीजिएगा, ताकि आपके बैच के जितने भी छात्र पेपर दें सभी जो है अच्छे से अच्छे नंबर से पास हो। तो सब तक वीडियो पहुंचा दीजिएगा। आपका पूरा बैच का अच्छे से अच्छा रिजल्ट आना चाहिए, इसीलिए मैं पूरी अपनी तरफ से मेहनत जो है वो कर रहा हूँ। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, सर्च करके भी आप जो है वो बालाजी स्टडी अड्डा जुड़ सकते हैं। तो इस वीडियो के प्रश्न की आपकी बात कर लेते हैं, चलिए। तो प्रश्न आपके लिए है कि मनरेगा योजना के संदर्भ में मैं पूछ रहा हूं, मनरेगा योजना जो है वो किस सन में लागू की गई थी? चार ऑप्शन भी मैं आपको दूंगा। किस सन में लागू की गई? क्योंकि आपके कोर्स में योजनाएं हैं, तो उसी के संदर्भ में ये प्रश्न मैं आपसे पूछ रहा हूं। पहला ऑप्शन है 2003, दूसरा ऑप्शन है 2005, तीसरा ऑप्शन है 2007 और चौथा ऑप्शन है 2009। तो ये है आपके पास चार ऑप्शन। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही होगा, अपना आंसर वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके बताइएगा। ये प्रश्न आपका कब पूछा गया था? तो ये प्रश्न आपका जो हाल ही में पेपर हुआ था नवंबर 2020 में डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर का, उसमें ही पूछा गया था बहुविकल्पीय। तो वहीं से हमने इस प्रश्न को आपके लिए पूछा है। तो आज के वीडियो में फिर इतना ही रखते हैं। ये लाइव टाइमिंग आप जो देख रहे हैं उसको भी मैं यहाँ पर साइड में लिख देता हूँ। सुबह के 11, कलर चेंज कर देते हैं, थोड़ा सा डार्क दिखता है ब्लैक कलर से। तो सुबह के 11 बजे आपकी लाइव टाइमिंग अभी आप देख रहे हैं, जिसमें हम विज्ञान का 3 वीडियो में पूरा कोर्स करा चुके हैं। सोशल साइंस का 4 वीडियो में करा रहे हैं, जिसमें आज हमने तीसरा वीडियो देख लिया है। इंग्लिश की पहली और दूसरी क्लास हो चुकी है। मैथ की आपकी काफी क्लास शाम के 8 बजे हो चुकी हैं। तो इतना कुछ हो गया है, और बाकी पूरा कोर्स तो हम आपको ऑलरेडी करा चुके हैं। प्लेलिस्ट में जाइए, एक एक सभी वीडियो जो है वो देख लीजिए। ये तो मैं आपको रिवाइज जो मैंने दोबारा इस पेपर के लिए फिर से स्टार्टिंग से बनाया है, उनमें मैंने चीजें अभी तक करा दी हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं। आप क्या कर लीजिएगा, प्रीवियस ईयर सभी जरूर देख डालिएगा। 2016, 17, 18 सब मैंने सॉल्यूशन ऑलरेडी करा रखे हैं, तो उनको अवश्य देख लीजिए। आपको पता चल जाएगा, अंदाजा लग जाएगा कैसे कैसे पेपर में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज वीडियो में इतना ही। फिर वीडियो पसंद आया हो लाइक अवश्य कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग।